राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। आदिवासी आरक्षण के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष को भेजा। नान घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री ने ईडी को भेजा पत्र। जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, कांग्रेस सरकार का दोहरा चरित्र जल्द ही उजागर होगा। और मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण आज से शुरू। युवाओं को जागरूक करने रायपुर में निकाली गई साइकिल रैली। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। उन्होंने न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित का स्थान लिया है, जो कल मुख्य न्यायाधीश पद से सेवानिवृत्त हो गए। I, Dhananjay Yashwant Chandrachud, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed as Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear and favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. शपथ ग्रहण समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि आम नागरिकों की सेवा करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने ये भी कहा कि वे रजिस्ट्री और न्यायिक प्रक्रियाओं में सुधार के लिए काम करेंगे। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ का कार्यकाल 2 वर्ष से अधिक का होगा। 1959 में जन्मे D.Y. चंद्रचूड़ 13 मई 2016 को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। इससे पहले वे इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रहे। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री प्राप्त की और फिर अमेरिका के हार्वर्ड लॉ स्कूल से जुडिशियल साइंसेज में डॉक्टरेट किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासी आरक्षण के मुद्दे को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करने का प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत को भेजा है। इसमें उन्होंने आगामी 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने का आग्रह किया है। इस संबंध में कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासियों को 32% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने इस मुद्दे को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का प्रस्ताव भेजा है। कांग्रेस की सरकार आदिवासी समाज को 32% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संबंध में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री चरणदास महंत जी को एक पत्र लिखा है कि विधानसभा का विशेष सत्र 1 एवं 2 दिसंबर को बुलाया जाए, ताकि आदिवासी समाज के आरक्षण को यथावत रखा जाए। कांग्रेस की सरकार हमेशा से प्रतिबद्ध रही है कि जिस समाज की जितनी आबादी है उस समाज को संवैधानिक आधार पर उसका हक मिलना चाहिए।
इस बीच मुख्यमंत्री ने आदिवासी समाज को भरोसा दिलाया है कि राज्य सरकार उन्हें 32% आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक में आरक्षण की विधिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन की ओर से वरिष्ठ अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक दल जल्द ही इन राज्यों में जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा चिटफंड और नान मामले की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय को लिखे पत्र के जवाब में कहा कि जब वे विपक्ष में थे तब भी उन्होंने बिना तथ्य के झूठे आरोप लगाए थे। ऐसा करके उन्होंने जनता को गुमराह करने की कोशिश की थी। आज रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए डॉक्टर सिंह ने सवाल किया कि 4 वर्ष से पुलिस प्रशासन सब उनके हाथ में है, इसके बाद भी क्या वे अपने आरोपों को सिद्ध करने के लिए सक्षम नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार का दोहरा चरित्र जल्द ही उजागर होगा। मुख्यमंत्री जी ने 6 पेज का एक पत्र लिखा, उसमें उन्होंने 2015 में एसीबी की जांच का हवाला देते हुए प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। मैं मुख्यमंत्री से ही प्रश्न करना चाहता हूं, 4 वर्ष पहले जब वो विपक्ष में तब भी बिना तथ्यों के आरोप लगाया करते थे। आज तो एक सार्वजनिक महत्वपूर्ण पद में मुख्यमंत्री के दायित्व में बैठे हैं, इस प्रकार झूठे आरोप लगाना उचित नहीं है। 4 वर्ष तक पुलिस प्रशासन आपके हाथ में है, सरकार आपके हाथ में है, पुलिस आपके हाथ में है। कोई आरोप आज तक सिद्ध हो पाया है? आपने आज तक कोई आरोप सिद्ध नहीं कर पाए, सिर्फ झूठे आरोप लगाते हैं। चिटफंड के मामले में भूपेश जी लंबी चौड़ी बात करते हैं। मेरे पुत्र सांसद अभिषेक, पूर्व सांसद के खिलाफ आधारहीन आरोप लगाए हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल प्रवर्तन निदेशालय ईडी को पत्र लिखकर चिटफंड और नागरिक आपूर्ति निगम नान घोटाले की जांच करने की मांग उठाई थी। इस पत्र में उन्होंने एसीबी की जांच का हवाला देते हुए कई प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, अगर इस पत्र के 15 दिन बाद भी ईडी ने जांच शुरू नहीं की तो न्यायालय में याचिका दायर की जाएगी। इस मामले की जांच के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ईडी को पहले भी एक पत्र लिख चुके हैं। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए युवा मतदाताओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा आज रायपुर में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। पेडल फॉर पार्टिसिपेटिव इलेक्शंस की थीम पर आयोजित रैली में रायपुर के युवाओं, दिव्यांगों, स्कूली बच्चों, तृतीय लिंग के व्यक्तियों, जिला प्रशासन और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों, कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। तेलीबांधा तालाब से शुरू हुई ये साइकिल रैली घड़ी चौक से होते हुए वापस तेलीबांधा तालाब पहुंची। समाजसेवी पद्मश्री शमशाद बेगम और पर्वतारोही और छत्तीसगढ़ के पीडब्ल्यूडी स्टेट आइकॉन चित्रसेन साहू ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहिब कंगाले और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर राजेश चौहान ने भी रैली में हिस्सा लेकर लोगों का उत्साहवर्धन किया। नवंबर से हमारे नए मतदाताओं को मतदाता सूची में जोड़ने का अभियान यानी कि संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान प्रारंभ होने जा रहा है और 9 नवंबर से 8 दिसंबर की अवधि में राज्य के सभी नवीन मतदाताओं, खासकर से जो 18 साल पूरा कर लेते हैं, ऐसे 5.5 लाख नए मतदाताओं को जोड़ने का अभियान चलेगा। युवाओं के बीच में जन जागरूकता फैलाने के लिए इसके अलावा भी जो हमारे दिव्यांगजन हैं, जो 80 साल से अधिक वृद्ध है, जो दूसरी जगह से छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवेश किया है, जो निवासरत है, ऐसे सभी नवीन मतदाताओं को के बीच में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो, इस बात का प्रसारण हो। नहीं, बहुत अच्छी मुहिम है और पहले जैसे होता था कि हमें सालों लग जाते थे, 18 होने के बाद आज हम 18 हुए तो इलेक्शन के टाइम में बात होती थी तो हम लोगों को वेट करना पड़ता था कि भाई आप अभी नहीं दे सकते, अभी आपका कार्ड नहीं बना है। ये मुहिम से ये हो गई है कि अगर आप इन्होंने 4 वो जो टाइम लिमिट रखी है तो आप विद इन अ मंथ, आप 18 होते विद इन अ मंथ आप इलेक्शन में, अगर कोई भी इलेक्शन है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और आपका राइट जो है उसका आपको बेनिफिट मिलता है।
गौरतलब है कि 1 जनवरी वर्ष 2023 की स्थिति में मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन के साथ ही मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का काम आज से शुरू हो गया है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए युवा वर्ग आगामी 8 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। पॉक्सो अधिनियम 2012 के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के सभागार में 1 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये कार्यशाला किशोर न्याय समिति छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी तथा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से आयोजित की गई थी। कार्यशाला का शुभारंभ मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति ने कहा कि वर्ष 2012 में आए पॉक्सो एक्ट के क्रियान्वयन में क्या क्या चुनौतियां और कमियां हैं, इस पर विचार करने की जरूरत है। कार्यशाला को न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी ने संबोधित करते हुए कहा कि देश में केवल छोटी बालिकाएं ही असुरक्षित नहीं हैं, बल्कि आंकड़ों के अनुसार छोटे बालकों को भी खतरा है। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि इन अपराधों के लिए पुरुषों को ही अपराधी माना जाता है, जबकि कई बार महिलाओं का भी इसमें बराबर सहभागिता रहती है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी, महिला और बाल विकास विभाग, यूनिसेफ, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के द्वारा प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू इंडिया का ख्वाब ही नहीं देखा, बल्कि उसको साकार रूप देने में भी वे लगातार जुटे हुए हैं। न्यू इंडिया में हर स्तर पर बेहतर कनेक्टिविटी हो, इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। कनेक्टिविटी की इसी कड़ी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण भारत को विकास की धारा से जोड़ने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के गांव भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत विकास की मुख्य धारा से जुड़ने से खुश तो हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के अंतर्गत ग्राम पंचायतें सड़कों की धीमी और पस्त रफ्तार से नाराज भी हैं। देखते हैं एक रिपोर्ट। चमचमाती सड़कों पर तेज फर्राटा भरती गाड़ियों को देखकर आप यह मत समझ लीजिएगा कि यह कोई हाईवे है, ना ही यह कोई बाईपास है। ये शानदार सड़क प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत बनी है, जिस पर लोग केवल आ जा ही नहीं रहे, बल्कि विकास की इस रफ्तार में खुद भी शामिल हो रहे हैं। इन सड़कों ने उन्हें न केवल बेहतर कनेक्टिविटी से जोड़ा है, बल्कि इन सड़कों ने उनके सामाजिक रुतबे को भी बढ़ाया है, आर्थिक बदलाव की नींव रखी है। लेकिन गांव के अंदर पंचायत की सड़कों से यही लोग निराश भी हैं। गांव के लोग प्रधानमंत्री सड़क योजना की तारीफ करते नहीं थकते। पहले जब ये सड़कें नहीं थी, तब उन्हें अपने दैनिक जीवन में भी कई समस्याओं से दो चार होना पड़ता था। दूसरी तरफ गांव के लोग पंचायत की सड़क से परेशान भी हैं। गांव में नाली न होने के कारण सड़क पर पानी भर जाता है, जिससे पंचायत के द्वारा बनी सड़कों पर आवागमन बेहतर नहीं हो पाता। गांव के लोगों को तमाम तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। प्रधानमंत्री वाला ये रोड बना है वो अच्छी बना है सर। जो अपने गांव वाली रोड है वो सरपंच ये रोड बनवा ही नहीं रहे, नाली नहीं निकलवा रहे। कम से कम रोड तो नहीं बनवा रहे तो नाली तो निकलवा देता है। इसमें से जो गंदा पानी आ रहा है तालाब में आ रहा है, उसी में सब नहा रहे तो बीमार पड़ रहे हैं। ग्राम का जो प्रधानमंत्री जो सड़क जो बनी है ना, वो 1 नंबर का फर्स्ट क्लास बना है। और जो अभी जो पंचायत का जो बना है, जो सरपंच जो बना रहा है, वो आप देख सकते हैं पानी भरी हुई है। बिलासपुर के बिल्हा विकास खंड में बनी प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत जो सड़क बनी, वह गांव के लोगों के लिए जीवन रेखा का काम कर रही है। पहले जब सड़क नहीं बनी थी, तब गांव में अगर किसी को एम्बुलेंस की जरूरत पड़ जाती थी तो एम्बुलेंस नहीं पहुंचती थी। लेकिन आज इस प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के बनने से 5 गांवों को लाभ मिल रहा है। ये सड़क बिलासपुर जिले के गांव अमलडी से शुरू होकर गांव दगोरी होते हुए घोघरा, चौराहा, भैना होते हुए उड़नताल गांव को जोड़ती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क की पूरी दूरी तकरीबन 15.5 किलोमीटर की है। इस दूरी में मात्र 800 मीटर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क नहीं बनी है। उसका कारण है रेल विभाग द्वारा मंजूरी न मिलना। हालांकि दोनों विभागों में पत्राचार चल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत जो सड़कें बनती हैं, उसमें भी केंद्र का 60% और राज्य का 40% पैसा लगता है। अच्छी सड़क बनने पर गांव के लोगों का कहना है कि गर्भवती महिलाओं को समय पर अस्पताल पहुंचाने के साथ साथ कई और मामलों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क उपयोगी साबित हो रही है। साथ ही जनमानस को आराम हो गया है। उड़नताल के लोग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क बनने से बहुत खुश हैं। गर्भवती है, शिशुवती है और स्कूल के बच्चे हैं, वो सभी यहीं से आना जाना करते हैं।
और गाड़ी भी है, मतलब 10 कोसी से यहाँ आस पड़ोस के गांव से भी आना जाना लगा रहता है। और रोड नहीं रहेगा तो फिर तो बहुत ही मुश्किल है। अपन जो बिलासपुर से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना है ना, उड़नताल दगौरी से पहुंच मार्ग, उसमें हम लोग को बहुत सुविधा है पब्लिक का आने जाने में। बट अपना जो कृषि कार्य भी है, ट्रैक्टर वैक्टर आते जाते उसमें भी सुविधा है। रोड बन चुका है, अच्छा बना है, तो अपने जो 108 है डिलीवरी, वो 102 है, 112 है, तुरंत आ जाता है, फोन कॉल करो तो जल्दी पहुंच जाता है। और रोड खराब था तो लेट में लगता था, बहुत सुविधा मिला है रोड बनने से। बिलासपुर के बिल्हा विकासखंड में 5 गांव को जोड़ने वाली प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के पूरा होने की समय सीमा 31/12/2022 तक रखा गया है। किसी गांव में अगर सड़क की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होती है तो गांव में स्वास्थ्य सुविधा भी अच्छी होती है। अच्छी सड़क गांव के बनने से विकास के रास्ते खुलते हैं। केंद्र सरकार तो सड़क बनवा रही है क्योंकि सड़क से ही स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा तीनों जुड़ा है। अगर सड़क ठीक नहीं तो ये मानकर चली कि वो गांव और प्रदेश विकास से बहुत पीछे है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत सड़कें तो बन गई, लेकिन जब तक राज्य की पंचायत की सड़कें ठीक नहीं होंगी वो अधूरा ही रहेगा। जब सड़कें अच्छी होंगी तो लोग जल्दी से अस्पताल पहुंच सकेंगे। पढ़ने वाले बच्चे कीचड़ भरी सड़कों के बजाय पक्की सड़क से स्कूल तक पहुंच सकेंगे। इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों का तालमेल बहुत जरूरी है ताकि गांव की जनता को अच्छी और बेहतर सड़क मिल सके और तमाम समस्याओं से निजात। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।